टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री आखिर होती क्या है और आखिर हम केमिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री जो होती है ना जनाब, ये एक साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम मुख्तलिफ चीज़ों की प्रॉपर्टीज़ यानी उनकी खसूसियात क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसको स्टडी करते हैं। फिर हम स्टडी करते हैं कंपोजिशन को। कंपोजिशन का माने ये होता है कि कोई भी चीज़ जो है वो किन चीज़ों से, किन एटम्स के मिलने से बनी है, उसको बोलते हैं कंपोजिशन। तो ये स्टडी करते हैं हम। और इसके बाद हम देखते हैं स्ट्रक्चर, कि कोई भी चीज़ जो है वो दिखने में कैसी है, यानी उसमें एटम्स किस तरह से अरेंज है। ठीक है, ये हम चीज़ें स्टडी कर रहे होते हैं केमिस्ट्री में। उसके बाद ये डील किससे करती है, फिजिकल और केमिकल चेंजेस इन मैटर, यानी मैटर में जो भी फिजिकल या केमिकल चेंज होंगे उसको डिस्कस करता है। सबसे पहले तो देखते हैं कि मैटर क्या होता है। तो हमें पता है कि हर वो चीज़ जिसका वजन हो और वो जगह घेरती हो उसको हम बोलते हैं मैटर यानी मादा। ठीक है, और मैटर में केमिकल और फिजिकल चेंजेस को स्टडी कौन कर रहा होता है, केमिस्ट्री स्टडी कर रही होती है। अब सवाल ये बनता है कि फिजिकल चेंज क्या है और केमिकल चेंज क्या है। फिजिकल चेंज से मुराद ये होता है कि किसी भी चीज़ की ज़ाहिरी हालत में चेंज हो जाना, लेकिन केमिकली उसका सेम रहना। अब इसको मैं समझा देता हूँ। जैसे वाटर है, उसको लिक्विड फॉर्म में देखें, अगर हम फ्रिज में रखें उसको और कुछ देर के बाद क्या होगा, वो आइस बन जाएगा, यानी कि वो फ्रीज हो जाएगा। अब जब वो बर्फ़ बनाए है, अब भी वो क्या वाटर, अब भी उसका फार्मूला क्या है H2O, लेकिन क्या हुआ, बस हालत चेंज हो गई। पहले वो क्या किस हालत में था, लिक्विड में था, अब किस में हो गया, सॉलिड की हालत में हो गया, सॉलिड बन गया। ठीक है, इसे कहते हैं फिजिकल चेंज। लेकिन केमिकल चेंज इसका उल्ट होता है। केमिकल चेंज में एक चीज़ की केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती हैं, चेंज हो जाती है, उसकी कंपोजिशन भी क्या होती है, चेंज होकर एक बिल्कुल एक नई चीज़ बन जाती है। इसकी मिसाल भी ले लेते हैं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जब आपस में मिलते हैं तो क्या बना देती हैं, वाटर, यानी कि H2O। अब ऑक्सीजन और चीज़ थी, हाइड्रोजन और चीज़ थी, जब इनका रिएक्शन होगा तो जो चीज़ नई बन रही है वो क्या एक और चीज़ है। यानी केमिकल चेंज क्या होता है कि एक चीज़ बिल्कुल एक नई चीज़ में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन फिजिकल में क्या होता है कि सिर्फ ज़ाहिरी हालत चेंज होती है, लेकिन एक्चुअली उसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, जिन एटम से मिलकर बनी है, वो रहती सेम है। फिर उसके बाद बात करें केमिस्ट्री और क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि कंपोजिशन क्या होती है, यानी कोई भी चीज़ है वो किन एटम्स या एलिमेंट्स के मिलने से बनी है। फिर हम देखते हैं कि जो मैटर है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, यानी एटम्स उसमें किस तरह से अरेंज हुए हैं। इसकी मिसाल हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की, तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल इस तरह से डबल बॉन्ड के साथ दोनों ऑक्सीजन के एटम मिले हुए होते हैं। ये क्या है, एक लीनियर स्ट्रक्चर है, बिल्कुल सीधा बना हुआ स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा आपको। लेकिन जबकि अगर हम बात करें वाटर की, तो इसमें क्या होता है, एक एच इधर, एक एच इधर, और दोनों किससे बॉन्ड कर रहे होते हैं, ऑक्सीजन से। ठीक है, यानी एक ऑक्सीजन है, दो क्या है, हाइड्रोजन के एटम है, और इस तरह क्या हो रहा है, वाटर। अब जरा इसका स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पे क्या हुआ है, एक ट्राइंगल से बन रही है, देख रही हैं आप। वाटर ऑक्सीजन में क्या था, एक स्टेट स्ट्रक्चर था, जबकि वाटर के स्ट्रक्चर में क्या था, ट्राइंगल थी। और फर्क कहाँ पे आया, सिर्फ एटम्स के जुड़ने में। यानी जो वाटर के एटम्स थे वो किसी और एंगल से जुड़े हुए थे, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के एटम क्या थे, किसी और एंगल से जुड़े थे। इसको इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री इनकी, तो आपको समझ आ जाएगी अच्छे से। ये ट्राइंगुलर, प्लेनर और ये सारे स्ट्रक्चर हम आगे जाके पढ़ेंगे तफसील में इंशाल्लाह। अच्छा जी, उसके बाद है जी कि केमिस्ट्री में हम ये भी देखते हैं कि जब भी कोई रिएक्शन हो रहा है या कोई चेंज हो रही है मैटर में, तो उससे एनर्जी क्या हो रही है, अब्जॉर्ब हो रही है या इवॉल्व हो रही है। इवॉल्व का मतलब होता है एनर्जी का सिस्टम से बाहर आना, बाहर निकलना। अब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है कि उस सिस्टम में एनर्जी शामिल हो रही है, ऐड हो रही है। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद हम स्टडी कर रहे हैं ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री इतना वसी सब्जेक्ट है कि कोई एक बंदा सारा कुछ नहीं स्टडी कर सकता, इसलिए अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ये हमें आसानी दी गई कि हमने केमिस्ट्री को ब्रांचेज में डिवाइड कर दिया, ताकि जिसका जो इंटरेस्ट है वो केमिस्ट्री की उस मखसूस ब्रांच को स्टडी करके आगे एक्सेल कर सके। अब हम जो ब्रांचेस पढ़ेंगे आज, 2 से 3 ब्रांचेस पढ़ेंगे इंशाल्लाह इस लेक्चर में, उसके बाद बाकी हम अगले लेक्चर में कन्वर्ट कर लेंगे। आइए जी, सबसे पहली ब्रांच कौन सी है हमारी जी, फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री में हम क्या देख रहे होते हैं कि सब्सटेंसेस किस तरह से एटम और मॉलिक्यूल के लेवल पे बिहेव करती हैं, रिएक्ट करती हैं या रहती हैं। एटम का लेवल क्या होता है, जिस तरह हम बात करें H2 की, तो H2 क्या है, मॉलिक्यूल है। ठीक है, O2 क्या है, मॉलिक्यूल है। यानी यहाँ पे अगर हम बात करें H2 मॉलिक्यूलर फॉर्म है, क्योंकि इसमें क्या है, 2 एटम मिले हुए हैं। ठीक है, O2 की बात करें क्या है, मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसमें भी क्या है, O2 के 2 मॉलिक्यूल मिले हुए हैं। लेकिन अगर हम बात करें हीलियम की,
हीलियम की, नियोन की बात करें, ये हमेशा एटॉमिक लेवल पे होंगे। क्यों? क्योंकि ये रिएक्टिव नहीं होते। ये इंशाल्लाह हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे आगे, थर्ड चैप्टर में सॉरी। और हीलियम की बात करें, अगर हम नियोन की बात करें, ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में नहीं होते बल्कि एटम की फॉर्म में होते हैं, क्योंकि ये किसी और के साथ बॉन्ड बनाते ही नहीं है, क्योंकि ये क्या है, नोबल गैसेज है। जबकि दूसरी तरफ बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की मजबूरी है कि उसको अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए किसी और से बॉन्ड बनाना पड़ता है, तो इसलिए ये किस फॉर्म में होगा, मॉलिक्यूल की फॉर्म में होगा। ठीक है जी। अच्छा, अब फिजिकल केमिस्ट्री क्या करती है कि मुख्तलिफ चीज़ों को उनके मॉलिक्यूल के लेवल पे भी देखती है कि जब वो मॉलिक्यूल बन जाती हैं फिर कैसे बिहेव करती हैं, और जब वो अकेला एटम होता है तब वो कैसे बिहेव करती है। एक काम तो हम ये स्टडी करते हैं इसमें। फिर हम स्टडी करते हैं कि फिजिकल लॉज जो होते हैं, जैसे थर्मोडायनामिक्स का लॉ पढ़ेंगे, फिजिक्स में आप पढ़ेंगे आगे, या केमिस्ट्री में फर्स्ट ईयर सेकंड में पढ़ेंगे आप लोग। तो ये जो केमिस्ट्री के लॉज होते हैं, ये किस तरह से चीज़ों को मुतासिर करते हैं, किस तरह से अफेक्ट करते हैं, ये भी हम स्टडी करेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि प्रिडिक्ट करना, हमने फिजिकल केमिस्ट्री क्या करती है, प्रिडिक्ट करवाती है रेट ऑफ रिएक्शन को, यानी ये पेशीनगोई करती है कि कोई भी रिएक्शन हो रहा है वो कितने टाइम में हो जाएगा। यानी कोई भी काम हो रहा है बिल्फर्स केमिस्ट्री की लैब में या किसी भी जगह पे, तो वो कितने टाइम में होगा, और साथ साथ इसको ऑप्टिमाइज करने में भी हेल्प करती है। यानी बिल्फर्स हमने एक रिएक्शन को हिसाब लगाया कि भाई वो 5 मिनट में हो रहा है और हम चाह रहे हैं वो कितने मिनट में हो, 1 मिनट में हो, तो क्या करें, कैटलिस्ट ऐड करें या कोई और प्रॉपर्टी उसमें ऐड करें। तो ये भी हम किस तरह से कर रहे होते हैं, इसी फिजिकल केमिस्ट्री के ब्रांच के अंडर कवर कर रहे होते हैं। यानी कोई भी चीज़ जो है वो किस तरह से कितने टाइम में करेगी अपना मुकम्मल अपने आप को रिएक्शन को, वो भी हम इसी में करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। और साथ में अगर हम उसको मज़ीद तेज़ करना चाह रहे हैं तो आखिर क्या चेंजेस करनी पड़ेंगी हमें, वो भी हम किससे स्टडी कर रहे होते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के हिसाब से भी स्टडी कर रहे होते हैं। उसके बाद देखते हैं कि इसका एक और इस्तेमाल है जी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में। सीधी सी बात है जनाब, इंडस्ट्रीज़ में थर्मोडायनेमिक्स के स्कूल काम कर रहे होते हैं, बाकी भी डिफरेंट स्कूल हैं इसके फिजिकल केमिस्ट्री का काम कर रहे होते हैं, इसलिए इसका हम फैक्ट्रियों में, इंडस्ट्री में भी क्या करते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं। इंशाल्लाह इसका इस्तेमाल आगे तफसील से पढ़ेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें हमारी अगली ब्रांच, तो वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, हम उन तमाम कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं जो कार्बन के अलावा बने होते हैं, यानी कार्बन और हाइड्रोजन, ये दो एटम जब मिले ना उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। यानी ऐसे तमाम कंपाउंड जिसमें क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन शामिल हों, उसको हम बोलते हैं जी हाइड्रोकार्बन। जैसे कि मिसाल के तौर पर CH4 एक कंपाउंड है, मीथेन होता है, ये गैस होती है। अब ये क्या है, इसमें एक कार्बन है और 4 क्या है, हाइड्रोजन, तो ये क्या है, ऑर्गेनिक है। लेकिन हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक की। तो वो तमाम कंपाउंड्स जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन बैक वक्त ना हो उसको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लेकिन अगर हम इसको ज़रा मजीद बुक के हिसाब से डिफाइन करें आपकी, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि ऐसे तमाम कंपाउंड्स जिनमें कार्बन ना हो वो मोस्टली क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है जी। तो अगर हम डिस्कस करें इस कंपाउंड की मिसाल को, यानी कोई भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें, जैसे मिसाल ले लेते हैं वाटर की। वाटर क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन भी नहीं है, ऑक्सीजन है लेकिन, हाइड्रोजन है लेकिन कार्बन नहीं है, यानी दोनों का बैक वक्त होना जरूरी है। कार्बन और हाइड्रोजन दोनों अगर एट अ टाइम होंगे तो वो क्या होगा, ऑर्गेनिक, वरना वो क्या होगा, इनऑर्गेनिक। फिर हम बात करें इनमें कौन कौन से कंपाउंड होते हैं, मेटल्स हो सकता है, नॉन मेटल्स हो सकता है, साल्ट्स हो सकता है, एसिड्स हैं, बेसिस हैं। ठीक है, ये सारे क्या हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मिसालें हैं। इनके इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होते हैं, फर्टिलाइजर यानी खादों में होते हैं, इसके अलावा मेडिसिन दवाइयों में होते हैं। पिगमेंट्स क्या होते हैं, जो मुख्तलिफ चीज़ों को कलर दे रहे होते हैं, उनमें इस्तेमाल हो रहा है इनका। उसके बाद कोटिंग्स, पेंट्स की कोटिंग होती है, लेयर्स किसी तरह मेटालिक कोटिंग होती है, आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे आप। उसके बाद कैटलिस्ट क्या होता है, वो चीज़ जिसको ऐड करने से कोई रिएक्शन तेज हो रही है, उसकी स्पीड क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो इसको हम, चलो जी हम आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास इतना ही था कि हमने ये देखना था कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स सारे वो कंपाउंड होते हैं जो कार्बन या हाइड्रोजन के बैक वक्त ना होने के अलावा हो। यानी ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, वो क्या है, ऑर्गेनिक। और इसके अलावा जितने भी कंपाउंड है वो क्या होंगे जी, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। ठीक है जी। तो अब आगे हम बात करते हैं ऑर्गेनिक की, तो ये क्या है, उसका उल्टा, यानी ऐसे तमाम कंपाउंड जिसमें क्या है, कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है या उनकी डेरिवेटिव। यानी बिलफर्ज कंपाउंड है, हम मिसाल लेते हैं